कार्रवाई की बात की जा रही है। जैप 7 के 4 जवान निलंबित कर दिए गए हैं। टावर संख्या 3 और 4 पर तैनात थे और अब तक कुल 6 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो आपको बताते चलें कि जेपी कारा से फरार कैदियों का ये मामला है और इस मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हुई है। जैप 7 के 4 जवान निलंबित कर दिए गए हैं, उन पर एक्शन लिया गया है। टावर संख्या 3 और 4 पर ये जवान तैनात थे, लेकिन फिर भी कैदी फरार हो गए और इसी वजह से निलंबित कर दिए गए हैं 4 जवान। अब तक कुल 6 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार हुए 3 कैदियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जेल प्रशासन के द्वारा की गई है। बता दें कि जिस वार्ड में तीनों कैदी बंद थे, जब वहां से भागे थे तो उसके जो मुख्य 2 वार्डन थे उनको तो निलंबित कर ही दिया गया था। अगर बात कर ले तो आज की कार्रवाई की, तो इस कार्रवाई में फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए जैप 7 के 4 जवानों को जो है निलंबित कर दिया गया है। ये वैसे जवान थे जो उस वक्त वहां पर अपने ड्यूटी पर जो है तैनात थे और उन लोगों पर जो है कार्रवाई जो है जैप 7 के कमांडेंट के द्वारा किया गया है। बता दें कि इसको लेकर जो है एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी की टीम जो है वो गहनता से छानबीन कर रही है। हालांकि इस मामले की अगर बात कर ले तो जो मास्टरमाइंड यानी जो भागने का नेतृत्व है वो देव भुइयां कर रहा था। देव भुइयां की अगर बात कर ले तो वो पूर्व दिनों में भी जेल ब्रेक कर चुका है। तो एसआईटी की जो टीम है वो लगातार छानबीन कर रही है और आसपास के जो तमाम थाने हैं उस पुलिस को भी, उन थाने के पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। चाईबासा से बड़ी खबर, मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। आपको बता दें चक्रधरपुर रेल मंडल में ये बड़ा हादसा हुआ। हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर यह हादसे से देखिए अप लाइन पर आवागमन ठप रहा। तो आपको बताते चलेंगे दरअसल एक हादसा हुआ है चक्रधरपुर रेल मंडल में और यहां पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसकी वजह से अप लाइन पर आवागमन ठप रहा। आवागमन यहां पर बाधित रहा और काफी देर तक यहां पर चीजें जो है वो ठीक नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद रेलवे ने ध्यान दिया और उसके बाद यहां पर काम शुरू किया गया है। ज्यादा बताते चले आपको, मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हुए। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं चक्रधरपुर रेल मंडल में ये हादसा, जहां पर 2 डिब्बे रेलवे ट्रैक से बाहर आ गए हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं और इसकी वजह से आवागमन बाधित रहा, आवागमन ठप रहा। अप लाइन पर यहां पर आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। और अब बात करेंगे जहरीली पानी के मामले में। देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से 14 से ज्यादा मौत हो गई है, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या राजधानी रांची में भी लोग जहरीले पानी का सेवन कर रहे हैं। राजधानी के कई घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। रांची के हिंदपीढ़ी समेत कई इलाकों में पानी सप्लाई की जो पाइप है वो नालियों के बीच से पहुंचाई गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगह पर उन नालियों में पाइप लीक होता है, जिस कारण जब पानी आता है तो वो दूषित होता है। अब लोगों के मुताबिक ये पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता है। सही नहीं, अभी भी अगर डब्बा ढक्कन में देखे ना तो नीचे डस्ट बैठा हुआ है, पूरा कचरा। तो गंदा ही पीते हैं। हम तो फिल्टर पीते हैं और बाकी बात चावल वगैरह सब होता है। जैसे एक दिन पहले अगर भर के रखे ना तो दूसरे दिन पानी मतलब अस्थायी हो गया, गर्म बैठ गया ना, तो ऊपर का पानी फिर उबाल के खाना दाल बना लेते हैं। तो गंदगी वाला ही ये सप्लाई का पानी आता है। हाँ, गंदा ही पानी सप्लाई आता है। आप नल चलाएंगे तो स्टार्टिंग में आपका स्मेल वाला पानी आएगा, गंदा टाइप का, और ये अच्छी बात नहीं है। तो और गर्मी में तो खैर काफी ज्यादा दिक्कत है। इस मोहल्ले में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो स्मेल वाला पानी क्या गंदा आता है? हाँ। क्यों आता है? अब ये तो कहीं पे लीकेज होगा मेन लाइन में। ऑटोमेटिक वाली बात है। मेन लाइन कंप्लेन आज से नहीं है, ये करीबन समझिए 10 साल हो गए होंगे। इस रोड में कभी आज तक क्लियर हुआ नहीं। पहले भी जो पार, तो उससे तो बीमारी भी ऐसे हो। तो क्या करिएगा, हम लोग खाली उसको लैट्रिन में और पीने उन्ने में नहीं करते खर्चा। पी ही नहीं पाते? नहीं, इतना गंदा है कि पी नहीं, हम लोग खाली लैट्रिन और बाथरूम के लिए, और उससे कोई पानी सप्लाई का पानी पीने योग्य है? नहीं, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं पीते। हम लोग खरीद के पानी पीते हैं। तो पियेंगे तो बीमारी का भी डर है? एकदम पूरा डर है सर। और आपको बता दें कि ये जो हाल है सिर्फ रांची का नहीं है, बल्कि झारखंड के कई और जिलों का भी यही हाल है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जो तस्वीर आप देखेंगे वहां पर
डैम से पूरे शहर के इलाकों में, ये देखिए आपको बताते चलें, यहां पर ये जो तस्वीरें हैं वो हजारीबाग की है, जहां पर छड़वा डैम से पूरे शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। लेकिन डैम स्थित सप्लाई वाटर प्लांट की स्थिति बेहद खराब है, बद से बदतर है। यहां पर सभी मशीन की हालत जर्जर है, टैंक में कचरा और गंदगी का अंबार है। कई बार इस समस्या को लेकर जिले के वरीय पदाधिकारी को सूचना भी दी गई है, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। अब देखिए, इस समस्या को लेकर सिर्फ शहरवासी ही नहीं बल्कि यहां के स्थानीय बीजेपी विधायक ने भी सवाल खड़े किए हैं। हजारीबाग में जो है पेयजलापूर्ति जो है पाइपलाइन के तहत जो छड़वा डैम से जो चलकर जो आ रहा है, वहां पर कई जगह रास्ते में हजारीबाग के चौक चौराहों में पाइपलाइन का जो है पेयजलापूर्ति जो है वो मतलब क्षतिग्रस्त होने के वजह से सड़क के मार्ग से जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। जो आज देख रहे हैं यहाँ की स्थिति एकदम सच है कि यहाँ छड़वा डैम का पानी पूरे शहर हजारीबाग में सप्लाई होता है, लेकिन यहाँ के इतना जर्जर स्थिति है, सारा मशीन बंद पड़ा हुआ है, कोई फिल्टर काम नहीं कर रहा है, डायरेक्ट डैम का पानी घर तक पहुँच रहा है। लोग बीमार नहीं होंगे क्या होंगे? लोकल जनप्रतिनिधियों कोई सुनवाई नहीं होता है विभाग के द्वारा। यहाँ इतना खराब है, हो ही नहीं रहा है। सिर्फ छड़वा डैम का पानी को डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई भी फिल्टरेशन नाम का कोई भी प्रक्रिया यहाँ नहीं चल रहा है। आप यहाँ का गंदगी देख के स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। और मैं हजारीबाग के नागरिकों से आप लोग के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पीने के लिए इसे कतई उपयोग नहीं करें जब तक इसके लिए हम लोग आपको पुनः सूचित नहीं करेंगे कि पीने लायक पानी हुआ कि नहीं हुआ। जो भी पदाधिकारी हैं, नगर विकास मंत्रालय, सारे को इसके बारे में हम लिखेंगे और जब ये चालू हो जाएगा, अच्छे तरीके से पीने योग्य हो जाएगा, पुनः हम आप लोग को लेके यहाँ आएंगे। इंदौर के भागीरथपुरा में जिस तरीके से पाइपलाइन जलापूर्ति के तहत गंदा पानी का जो सप्लाई हुआ, इसके वजह से कई लोगों की मौतें हुई है। हजारीबाग की व्यवस्था की अगर बात कर ले तो यहाँ की व्यवस्था और भी लचर है। दरअसल हजारीबाग के छड़वा डैम से शहर के कई घरों तक जो पाइपलाइन के तहत जो पानी है वो पहुंचता है, लेकिन स्थिति की बात कर ले तो काफी जर्जर है। बता दें कि जिस जगह से यानी जो छड़वा डैम से पानी का जलापूर्ति होता है, उस जगह की जो है बात करें तो एकदम बिल्कुल दूषित है। पाइप की बात करें तो वो जर्जर पड़ा हुआ है और गंदगी की तो बात ही नहीं करना। ऐसे में जो है विभाग को भी सजग होना चाहिए कि जिस तरीके से बीते दिन इंदौर में ऐसी घटना घटी है, कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था को सुधार करनी चाहिए और गंदे जलापूर्ति का जो हजारीबाग में जो पानी सप्लाई हो रहा है, इस पर जो है सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि इसको लेकर जो है शहर के भी लोग जो है विभाग पर जो है सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्थानीय विधायक भी है, वो भी जो है ऐसे जो गंदे पानी सप्लाई हो रहा है, इस पर जो है उन्होंने अच्छे पानी सप्लाई करने की मांग कही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। तो ऐसे में देखिए, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। सवाल ये कि क्या इंदौर के बाद झारखंड की बारी है? इंदौर में हाहाकार के बाद झारखंड में पड़ताल शुरू हो गई है। सवाल ये भी कि शिकायत के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और सवाल ये भी कि क्या बड़ी अनहोनी के इंतजार में सिस्टम है। पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली से जुड़ी हुई अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में पेसा नियमावली लागू होने से केंद्र सरकार की ओर से देखिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि अनुसूचित क्षेत्रों को सामान्य प्रक्रिया के तहत मिलने लगेगी। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित पेसा नियमावली 2025 में कुल 17 अध्याय हैं। नियमावली के पहले अध्याय में शब्दों को परिभाषित किया गया है और अध्याय 2 में पारंपरिक ग्राम सभा और उनकी सीमाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नियमावली के तीसरे अध्याय में पारंपरिक ग्राम सभाओं की बैठकों की कार्यवाही कोरम पूरा करने सहित अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अब आपको ये बता दें कि नियमावली के मुताबिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा।
पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में पेसा नियमावली लागू होने से केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित राशि अनुसूचित क्षेत्रों को सामान्य प्रक्रिया के तहत मिलने लगेगी। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित पेसा नियमावली 2025 में कुल 17 अध्याय हैं। नियमावली के पहले अध्याय की बात करें तो इस अध्याय में शब्दों को परिभाषित किया गया है और अध्याय 2 में पारंपरिक ग्राम सभा और उनकी सीमाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया का उल्लेख है। वहीं तीसरे अध्याय में बात कर लें तो तीसरे अध्याय में पारंपरिक ग्राम सभाओं की बैठकों की कार्यवाही, कोरम पूरा करने सहित अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया है और नियमावली के मुताबिक ग्राम सभा की अनुमति के बिना जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अब देखिए, इसको लेकर सियासत भी तेज है। आपको बता दें कि जेएमएम ने सरकार को प्रतिबद्ध बताया है और यह कहा कि जो संकल्प लिया है वो पूरा किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये कानून लागू करना जरूरी है। इधर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और ये कहा है कि वर्तमान स्वरूप में लाया गया ये कानून 1996 के मूल पेसा कानून की भावना के विपरीत है और इसी सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसे तैयार किया है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। बीजेपी का ये कहना है। ये नोटिफिकेशन जारी कर देने से नहीं होता है, उसको लागू करना और हूबहू लागू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा सरकार से कि वाकई में आपकी नीयत और नीति दोनों साफ है। तो पेशा कानून जो आपने नोटिफिकेशन किया है उसमें यदि कोई खामियां हैं तो उसको दुरुस्त करें और हूबहू पेशा कानून लागू करें। पेशा कानून हम लोगों का एक कमिटमेंट था और हम लोगों ने उसे लागू किया। माननीय हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता और उनकी लोकप्रियता में चार चांद लगाया इस फैसले में। तो अब विपक्षियों में अलग पेट दर्द देखने कि हमने पेशा कानून को कैबिनेट से भी पास किया और अब उसको धरातल पे भी उतार दिया। पेशा कानून के लागू होने से स्वाभाविक तौर पे ग्राम सभा मजबूत होगी। ग्राम सभा को अधिकार दिए गए हैं और जब ग्राम सभा मजबूत होगी तो रूढ़िवादी परंपरा भी डेवलप करेगा और राज्य विकास के पथ पे भी आगे बढ़ेगा। रांची में मनरेगा और जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दोनों दल जनवरी में गांव-गांव अभियान चलाकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी में है और देखिए, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो 5 जनवरी से राज्य भर में अभियान चलाएगी। पार्टी ने इसके पीछे महात्मा गांधी का नाम हटाने की साजिश बताया। वहीं बीजेपी भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी 8 से 10 जनवरी तक मंडल, पंचायत और ग्रामीण स्तर पर घर घर जाकर अभियान चलाएगी। अब ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। गांधी के आदर्श भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, इसलिए वो प्रत्येक दिन शाम को भजन भगवान श्री राम की करते थे और अपने मरने के पहले अंतिम शब्द अगर कहा तो हे राम कहा। तो जब गांधी जी को राम के नाम से कोई आपत्ति नहीं था, इन कांग्रेसियों को क्यों आपत्ति हो रहा है कि मनरेगा जो है उसको यथावत रहने दिया जाए, मजदूरों का हक अधिकार तो न मारा जाए। महामहिम के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को अपना मेमोरेंडम भेजने का काम कर रहे हैं। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। 8 जनवरी को प्रदेश स्तर से लेकर के जिला स्तर तक चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर राजनीति तेज कर दी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव को दलीय आधार और ईवीएम से चुनाव संपन्न कराने को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कर रही है। लेकिन देखिए, इसको लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और ये कहा कि बीजेपी समय पर अपनी बातों को नहीं रखती है। जब वो सोकर जागती है तो अपनी बातों को रखकर कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकाय चुनाव को रोकना चाहती है। जनता पार्टी इस मत के साथ कि यह चुनाव की तिथि अविलंब घोषित हो, चुनाव दलीय आधार पर हो और ईवीएम के माध्यम से हो, ताकि भ्रष्टाचार रहित एक अच्छे प्रशासन देने के लिए एक जवाबदेह नगर निगम के मेयर या फिर जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं उसको दलीय प्रतिबद्धता और दलीय जवाबदेही के साथ अंकुश रहे, ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। साथ ही साथ ईवीएम से चुनाव होने से
फ्री एंड फेयर चुनाव संपादित किया जा सके। इनका काम यही है, कभी कोर्ट में ले जा करके नगर निकाय के चुनाव को लटका देंगे, कभी कोई आरक्षण के नाम पे लटका देंगे। अब नया सी गुफा छेड़ा है कि पार्टी के नाम पे चुनाव लटकाना है, क्योंकि ये जानते हैं कि नगर निकाय चुनाव में ये कहीं नहीं है और इसलिए ये चुनाव को टालने के लिए इस तरह का प्रपंच रच रहे हैं। हजारीबाग में देखिए, डीजे पर फरमाइशी गीत नहीं बजाने पर बढ़े विवाद में युवक की बेदर्दी से हत्या कर दी गई। वारदात के कई घंटे बीत गए, लोग सड़क पर उतरे इंसाफ की मांग की, लेकिन हत्यारों का सुराग नहीं मिल सका है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग में हत्या से हाहाकार, फरमाइशी गाना नहीं बजाने पर बवाल, धारदार हथियार से युवक की हत्या, सड़क पर उतरे लोग, आरोपी फरार। बड़ा सवाल, कब पकड़े जाएंगे हत्यारे। हजारीबाग का इंद्रपुरी चौक इलाका, यहाँ रात के समय में डीजे की धुन पर फरमाइशी गाना नहीं बजाना सूरज के लिए भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि डीजे बजाकर कुछ युवक डांस कर रहे थे। इसी दौरान नशे की हालत में पहुंचे कुछ युवक ने विशेष गाना बजाने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते कहासुनी हाथापाई में बदल गई। सूरज का सिर फट गया। इलाज के बाद लौटने के दौरान आरोपियों ने फिर हमला बोल दिया और सूरज की जान ले ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। बोला हम लोग को नाचने तो ये गाना बजा दो, तो हम लोग उसको भगा दिए। उसके बाद वो लड़का लेकर आया, ये छोटू भैया का मार के सर फाड़ दिया। वो उसको यहाँ ले आए सदर, स्टिच करवाए। स्टिच करवाने के बाद वापस जा रहे थे घर, तो बोले कि रुको यहाँ पे एक बोतल पानी ले लो पीने के लिए। वैसे उन लोग आया गाड़ी से, 7-8 लड़का तलवार ले लेता, फरसा ले लेता, एकदम सबको मार दिया। मेरे घर पर तोड़ फोड़ किया, गाड़ी आदमी नहीं मिला तो गाड़ी उड़ी तोड़ा उड़ा। उसके बाद इंद्रपुरी में पता चला उन लोगों को, इंद्रपुरी में वो लोग है, ट्रीटमेंट करा के लोग जा रहा था, तो इंद्रपुरी में वो लोग अटैक करके इंद्रपुरी में जान से मार दिया मेरा भतीजा। सूरज की हत्या से नाराज लोगों ने इंद्रपुरी इलाके पर सड़क जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि 12 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं दिखे। पहचानते हैं, एक मंडई का है सोनू कुमार और एक नूरा का है रोहित यादव। बस हम लोग का न्याय मिले। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन में आए और उस मर्डर कर्ता को पकड़े। उसके साथ कौन कौन था उसको अपने स्तर से छानबीन करके देखे। पुलिस की तमाम कोशिश के बाद भी नशेड़ियों की करतूत पर लगाम नहीं लग सकी है। डीजे पर अपनी पसंद का गाना नहीं बजाने पर पहले हमला और फिर हत्या बताने के लिए काफी है कि खाकी का खौफ अपराधियों में खत्म हो रहा है। जरूरत है आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के साथ कड़ी कार्रवाई की, ताकि ये मामला नजीर बन सके और दूसरों को भी सबक मिले। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। जयपाल सिंह मुंडा की 123वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राजधानी रांची में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आभार यात्रा निकाली। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी संघ ने अपनी प्रमुख मांगों से भी सरकार को अवगत करवाया। संघर्ष मोर्चा द्वारा आप देखिए कि आज किस तरीके से जयपाल सिंह मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य पर ये मार्च निकाला गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर आए हुए हैं। पुष्कर जी, किन मांगों के साथ आज का ये यात्रा है? झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा मांग है कि मारंगबोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए। हम लोगों की मांग है कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, रोजी रोजगार और नियोजन की गारंटी तथा जेल जाने की बाध्यता समाप्त कर सभी को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया दिया जाए। हमारी मांगे हैं। आज हम लोग आभार यात्रा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति किए हैं कि 5% क्षैतिज आरक्षण और सम्मान पत्र देने का काम किया है। हम लोग उसी के लिए आज आभार यात्रा भी है। इसके साथ साथ जो मांगे झारखंड आंदोलनकारियों की है, उसको लेकर ये आंदोलन वो किया जा रहा है। गौरव